जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने अशोक के बारे में जान लिया था। अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने जान लिया। मौर्य वंश के बारे में टोटल जानकारी हमको हो चुकी है। जैसे मौर्य वंश में सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक के बारे में हमने जाना, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद उसने अपने अपने नए नए अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, टीका स्तंभ लिखवाए, गोवालिक लिखवाए। उसके बारे में हमने डिटेल में इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। ये पार्ट नंबर 3 है, जो आज हम अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। और आज के बाद से ध्यान दीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो हम शुंग वंश पढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये मौर्य वंश खत्म हो चुका है। मौर्य वंश खत्म हो चुका है, हम लास्ट उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी का मतलब अशोक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद गद्दी पे बैठा कौन? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 232 ईसा पूर्व में गद्दी पे कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में, और 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पे आक्रमण किया था। क्लियर है? ये चीज आपको पता है, ठीक है। मैं रेड पेन ले लेता हूं। तो 232 ईसा पूर्व में पाटली में अशोक की मृत्यु हो गई। पाटलिपुत्र में क्या हो गया था? अशोक की मृत्यु हो गई थी। और पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई कब? 232 ईसा पूर्व में, ठीक है। जिनका इनके बाद, किनके बाद? अशोक के बाद गद्दी पर उनका पुत्र कुणाल बैठा। यानी कि उनका पुत्र जो अशोक थे, अशोक का पुत्र कुणाल था जो गद्दी पर बैठा। और इनका जो पुत्र दशरथ था, यानी कि अशोक का जो पोता था दशरथ, वो भी 8 साल यानी 8 वर्षों तक शासन किया। यानी कि कुणाल के हटने के बाद, कुणाल की गद्दी से हटने के बाद उनका जो पोता था दशरथ, अशोक के पोते का नाम क्या था? दशरथ, जिसने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति इसने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक का नाम पता है ना, देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता था, यानी देवताओं का प्रिय। तो ऐसे ही इनका जो पोता दशरथ था उसने भी उपाधि धारण की थी देव नाम प्रियदर्शी। देखिए, अभी यहाँ पे हमने जब अशोक के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसका नाम कई जगह कई अभिलेखों में मिला था देव नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं के लिए प्रिय। तो जो इनका पोता था दशरथ, पोता जो दशरथ था उसने भी उपाधि धारण की थी, क्या? देव नाम प्रियदर्शी। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो उसके पोते ने, अशोक के पोते ने, पुत्र ने किसने कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक शासन किया। क्लियर है? देखिए, देव नाम प्रियदर्शी यानी कि उपाधि धारण की किसने? दशरथ ने। और आजीविका संप्रदाय के साधुओं के लिए, यानी कि आजीविका संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में, कौन से जिले में? गया, जो कि बिहार में है। गया कहाँ है? बिहार में, पटना के पास नजदीक पड़ता है गया। गया जिले में नागा अर्जुन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया। यानी कि नागा अर्जुन पहाड़ी पर कितने गुफाओं का निर्माण कराया? 3 गुफाओं का निर्माण कराया आजीविका संप्रदाय के लिए। किसने? इसके पुत्र क्या कहते हैं, पोता दशरथ ने। और दशरथ ने किस नाम की उपाधि धारण की थी? देव नाम प्रियदर्शी। आप राम वाले दशरथ मत समझ लेना, तो कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नाम से कई लोग मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। यानी अशोक के इतना योग्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप गद्दी पे हैं और आप जब मर गए तो आपके घर बार को कौन संभालेगा? आपका बेटा संभालेगा। आपका बेटा जब मर जाएगा तो आपका पोता संभालेगा। तो ऐसे ही इसका बेटा कौन था? कुणाल। कुणाल का बेटा था कौन था? दशरथ। और दशरथ ने ही देव नाम प्रियदर्शी नाम का उपाधि धारण किया था। और गया में जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? नागार्जुन पहाड़ी है, जिसमें तीन गुफा बनवाया था। किसके लिए? आजीविका संप्रदाय के लिए। क्लियर है? अब देखिए, अशोक का कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदंत हुआ। यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहदंत। अब देखिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदंत। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। जो एक कमजोर और अयोग्य शासक था, माने कि एकदम बिल्कुल मरिजाहे नियर योग्य शासक था, कोई खास शासक नहीं था। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? बृहदंत के शासनकाल में
कलिंग, कलिंग का जो नरेश था खारवेल, कलिंग का नरेश कौन था? खारवेल। जब कलिंग पे आक्रमण अशोक ने किया था तो उस समय राजा कौन था? एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो, इससे पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब कलिंग पे आक्रमण किया था किसने? अशोक ने। तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो कलिंग का नरेश जो था खारवेल, कौन था? खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर दिया। यानी अशोक ने कलिंग को जीता था और अपने मगध में मिला लिया था, मगध महाजनपद में मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और अशोक के बाद गद्दी से हटने के बाद गद्दी पे कौन आया? उनका बेटा कुणाल। और कुणाल का बेटा कौन था? दशरथ। और दशरथ के साथ ही साथ बाद में जो कि अंतिम शासक हुआ बृहदंत। अब बृहदंत बिल्कुल योग्य शासक, अयोग्य शासक था, जिसकी वजह से जो खारवेल का राजा था, नरेश था, कलिंग का जो नरेश था खारवेल, उसका नाम क्या था? खारवेल। उसने मगध से इस अपने आप को, कलिंग को स्वतंत्र कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। बृहदंत का जो सेनापति था, बृहदंत का जो सेनापति था, ये जो इसका सेनापति, बृहदंत का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बृहदंत इतना बकलोल था, बृहदंत इतना बकलोल था, पुष्यमित्र शुंग बोला कि ये राजा चलो हमारे संग घूमे। बृहदंत बोला ओ माय गॉड, घुमाने ले जा रहा है, चलो 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 चलो। तो पुष्यमित्र शुंग तो घुमाने लेके गया, जिसमें देखो अब यहां से आपको समझ में, बृहदंत का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने सेना का निरीक्षण के दौरान, सेना का निरीक्षण यानी कि सेना दिखाने ले गया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग बृहदंत को, और बृहदंत की हत्या कर दी। इसने क्या कर दी? बृहदंत की हत्या कर दी। और किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश का। किस वंश का? शुंग वंश का स्थापना कर दिया, जिसके बारे में हम डिटेल में कल जानेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिटेल में जानेंगे शुंग वंश के बारे में। क्लियर है? तो आपने देखा कैसे कैसे हमारे भारत में राजा हुए और कैसे 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 यहाँ शुंग वंश तक पहुंचे। अभी एक बार रिवीजन कराएंगे, आप फटाफट टेंशन ना लीजिए। अब देखिए मौर्य वंश का पतन, यानी कि मौर्य वंश कैसे खत्म हो गया, आखिर में कारण क्या था? मौर्य वंश खत्म होने का कारण क्या था? सबसे पहले जो अशोक था वह युद्ध नीति त्याग दिया था। सबसे पहला काम इसने क्या किया? अशोक ने जो युद्ध नीति त्याग दिया था, जिसकी वजह से मौर्य वंश खतरे में पड़ गया। क्या बताओ, खुद सोचो, खारवेल क्या अशोक के समय आ सकता था? अरे मार के एकदम धुआं बना देता हो अशोक। अब देखिए अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव, यानी कि कहते हैं ना, जब आप धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव होगा आपका तो आप अंधविश्वासों में फंस जाएंगे। और जिसकी वजह से अशोक जो था बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था, जो मौर्य वंश का जो कि पतन का एक कारण था। पतन मतलब क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है। मौर्य ने अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट हो, यानी कि एक लगा पैसे और आ गया। क्या हो गया? पैसा ही खत्म हो गया। अशोक ने इतना दान कर दिया, इतना दानवीर बन गया कि इसका क्या हो गया? पैसा ही खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया तो ना सेना का नेतृत्व आदमी कर सकता है, ना किसी राज्य पे कब्जा कर सकता है। धीरे धीरे राज्य क्या होगा? सिमटना स्टार्ट हो जाएगा। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक का उत्तराधिकारी अयोग्य होना, यानी कि सबसे बड़ा कारण है अशोक के गद्दी से हटने के बाद जो उसके अधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने, वो योग्य नहीं थे। और साथ ही विभिन्न अधिकारियों का भ्रष्टाचार लिप्त, यानी कि जितने अधिकारियों को ही बनाया था कौन? अशोक, सब भ्रष्टाचार में क्या हो गए? लिप्त हो गए। क्लियर है? मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत कब से होने लगी? आषाढ़ से, यानी कि जुलाई के महीने से। पहले आषाढ़ सावन फागुन में बोलते थे ना, दुका दुका आता है, हम ना जानते हैं। तो ये आषाढ़ से मौर्य वंश के समय से ही वर्ष की शुरुआत हो गई थी। यानी मौर्य वंश में राजा कहते थे कि अब आषाढ़ जब बीत जाता ना तो कौन आता है जी, आषाढ़ के बाद क्या आता है हम नहीं जानते, तुम लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या खत्म हो गया? मौर्य वंश। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा रिवीजन में। देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने भारत का इतिहास स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? भारत का इतिहास। आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, भारत का इतिहास स्टार्ट किया। भारत के इतिहास में हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया। इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐतिहासिक काल ये सब पढ़ा दिया है हमने जी। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला और केवल क्या मिला? साक्ष्य मिला, तो उसे क्या बोला गया? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। उसके बाद आ जाएगा
मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण काल, उसके बाद आ गया ताम्रपाषाण काल। यानी जो नवपाषाण काल के समय क्या होगा, तांबे की खोज होगी, जिसे बोला गया ताम्रपाषाण काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आ गया। क्या आ गया? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने डिटेल में, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में हमने हर एक राज्य के बारे में बता दिया था, हर एक जगह जो खुदाई में मिले हैं वो बता दिया था। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले अब धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो गए, यानी कि धर्म के बारे में, जैसे मौर्य वंश, मौर्य धर्म। ठीक है। मौर्य धर्म के बाद जैन धर्म, जैन धर्म पड़ा, अभी मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सब अभी बाकी है, तो आप वो टेंशन ना लीजिए, वो हम कवर करा देंगे। तो जैन धर्म, मौर्य धर्म, जैन धर्म हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया महाजनपद। महाजनपद से पहले हमारा जगह वैदिक सभ्यता। क्या आ गया था? वैदिक सभ्यता। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा वैदिक सभ्यता। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल में। ये क्यों? अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था और एक ऐतिहासिक काल था, यही था ना, तीन ठो। तो तीन ठो में जो ऐतिहासिक काल था, इसको भी हम तीन भागों में बांटे। पहला प्राचीन इतिहास काल, जो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास काल। दूसरा आ जाएगा मध्य इतिहास काल। ठीक है। तीसरा आ जाएगा आधुनिक इतिहास काल, जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है, आधुनिक इतिहास काल। फिर गांधीवाद आ जाएगा, गांधी काल आ जाएगा, नेहरू काल आ जाएगा, ये सब आगे चीज़ें हैं। तो प्राचीन इतिहास काल में क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्राचीन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद आ गया महाजनपद। महाजनपद, और इन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद, जिसमें राजाओं ने शासन यानी राज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश। कौन सा आया था? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे शासकों के बारे में बता देंगे। हर्यक वंश में सबसे पहला राजा हुआ था बिंबिसार। कौन हुआ था? बिंबिसार। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, पर बोल रहे होंगे समझ में आ रहा। बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, इसी का बेटा था अजातशत्रु, जो इसकी हत्या कर देता है। अजातशत्रु इसी की हत्या कर देता है। फिर अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जो इसी की हत्या कर देता है। किसकी? अजातशत्रु की। यानी कि इसको पित्तहंता वंश भी कहते हैं। हर एक वंश को क्या बोलते हैं? पित्तहंता वंश। तो अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी के बीच में उदयन ने बसाया था। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। क्लियर है। उसके बाद जब ये उदयन था, उदयन का उत्तराधिकारी था, उदयन का उत्तराधिकारी था नागदशक। कौन था? नागदशक। ये जो नागदशक था, इसी की हत्या कर देता है शिशुनाग। और कौन सा वंश आ जाता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। किसने हत्या किया? शिशुनाग ने। किसको? नागदशक को, यानी नाग ने नाग को मार दिया, यानी शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। अब शिशुनाग वंश में क्या हुआ? शिशुनाग वंश में पहला कौन आ गया था? शिशुनाग। उसके बाद आया था कालाशोक। कौन आया था? कालाशोक। क्लियर है। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हो गई थी, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। क्लियर है। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब कालाशोक के बाद गद्दी पे बैठा कौन आया था? नंदीवर्धन। कौन आया था? नंदीवर्धन। वर्धक या वर्धन बोल सकते हैं। क्लियर है। नंदीवर्धन। कालाशोक के बाद गद्दी पे कौन आ गया? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद गद्दी पे नंदीवर्धन की हत्या कर देता है इसी का सेनापति। नंदीवर्धन का ही सेनापति था। कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद, जिसने किस वंश की स्थापना कर दी? नंद वंश की। किस वंश की स्थापना कर दी? अब यहाँ पे कौन सा वंश आ गया? सबसे पहले हर्यक आया, फिर शिशुनाग, अब कौन सा आ गया? नंद वंश आ गया। कौन सा? नंद वंश। महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना कर दी? नंद वंश। और नंद वंश में ही महापद्म नंद के बाद गद्दी पे बैठा कौन बैठा? घनानंद। कौन बैठा? घनानंद। और घनानंद के समय ही सिकंदर आया था। भारत में सिकंदर कब आया था? घनानंद के ही समय आया था, जो कौन सी नदी का? ब्यास नदी पार करने से वापस चला गया और इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोनिया में। कहाँ हो गई थी? बेबीलोनिया में। क्लियर है। अब घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की और चाणक्य एक लड़की को लेकर गए और वो लड़का आया तो घनानंद की हत्या करता है और किस वंश की स्थापना कर देता है? मौर्य वंश। और वो लड़के का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। इसकी माता का नाम मूरा रहता है, इसीलिए इसको मौर्य वंश का बोला जाता है। तो यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। और चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे आया था बिंदुसार। कौन आया था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार तो हरेक वंश का प्रथम शासक था। तो कौन आ गया? बिंदुसार। क्लियर है? तो बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन आ गया? अशोक। कौन आ गया? अशोक। क्लियर है? अशोक के बाद गद्दी पे कौन आ गया? अशोक के बाद गद्दी पे हमारे आ गया, अशोक के बाद आया था कुणाल, जो इसी का बेटा था, जो कि अयोग्य शासक था, माने योग्य शासक नहीं था। और कुणाल के बाद इसी का जो पोता था, इसी का माने कि अशोक का पोता था, इसका लड़का था जिसका नाम था दशरथ, जिसने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। और गया में क्या हुआ था? इसने पहाड़ी क्या कहते हैं, शेष नागार्जुन पहाड़ी पे तीन गुफाएं बनाकर किसको दिया था? जीविका संप्रदाय को दिया था। और इसके बाद गद्दी पे बैठा था बृहदंत। कौन बैठा? बृहदंत। और बृहदंत की हत्या कौन कर देता है? पुष्प सिंह मित्र। पुष्पमित्र शुंग। कौन कर देता है? पुष्पमित्र शुंग। और किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश। कौन सा वंश आ गया? अब शुंग वंश। अब शुंग वंश के बारे में डिटेल में जानेंगे कल। और शुंग वंश क्या है? एक ब्राह्मण साम्राज्य आ गया। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? ब्राह्मणों का स्टार्ट हो गया। ये पुष्पमित्र शुंग क्या है? ब्राह्मण है एक। और जब ब्राह्मण जो है वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। अब ये क्या करेगा? मौर्य धर्म से बनाए गए जितने भी स्तूप चाहे कुछ भी है, सबको तोड़ ताड़ के बर्बाद करेगा। इसके बारे में कल हम डिटेल में जानेंगे अच्छे से। ठीक है? तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बार फटाफट कमेंट कीजिए और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।